साथियों, माय विद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक के ज्योग्राफी की कुछ चीज़ें देख ली थी, आज हम मैथ्स देखेंगे कि मैथ्स में सबसे बढ़िया टॉपिक है संख्या पद्धति। तो आज हम देखेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का ये वो पार्ट है जिसमें सभी बच्चों को बहुत असुविधा होती है, जिसे कहते हैं हम यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। हम शेषफल थ्योरम भी देखेंगे यानी रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं दो चीज़ें करवाऊंगा अभी, एक तो रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट बहुत ही छोटा सा है और बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक तो इसे जानेंगे हम। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक का मतलब ये हो जाता है, जैसे मैंने कोई संख्या लिख दी 8, 9, 6, 11, ये 8961 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? तो ये जो एक है ना, ये इकाई का अंक है। इकाई का अंक है, इकाई का अंक है। एक क्या है? इकाई का अंक है। एक इकाई का अंक है और हमें किसी भी संख्या में इकाई के अंक को ही निकालना है। जैसे मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया, अगर मैं उदाहरण में जोड़ने वाली संख्याओं की बात करूँ तो जैसे 8, 6, 9, 4 + 3, 4, 1, 2, इस तरह से। अगर मैं कहूँगा कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहोगे कि लास्ट अंतिम डिजिटों को जोड़ दीजिए। तो 4 और 2 को जोड़ देंगे 6, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6। उसी तरह से अगर मैं घटाने वाली की बात करूं कि घटाने में हम क्या करेंगे, तो घटाने में जैसे 5, 2, 1, 3 -3, 8, 9 मैंने ऐसा घटा दिया। अब देखो 13 में से 9 घटो, 3 में से 9 तो घटता नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यही हमारा इकाई का अंक बन जाएगा। अब किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो वो घटा कर देखें। अब इसी तरह से मैं अगर गुना में कहूँ कि गुना में कैसे निकालेंगे, गुना में इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, जैसे 8, 9, 6, 4, 2। अगर मुझे गुना करना हो 5, 4, 9, 8, मैं यहाँ पर गुना 2 और 8 को करूँ तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। और 16 में इकाई का अंक कितना है? 6। तो हमारा इकाई का अंक 6 हो जाएगा। सभी संख्या को गुना करके नहीं देखेंगे, नहीं तो सभी संख्याओं को गुना करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से हमने जोड़ना, घटाना और गुना में हमने देख लिया। आप यहाँ से ऐसा ही नहीं, आप बहुत सारी संख्याओं को लेकर कर सकते हो, देख सकते हो। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ कि इसे कैसे हमें निकालना है। जैसे ये एक उदाहरण और ले लेते हैं। 8, 6, 9, 2 × 4, 8, 5 × 2, 6, 0। इस तरह से आप बोला कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 0 आ गया है। अगर किसी भी संख्या में 0 इकाई का अंक आ गया हो तो याद रखना कि उसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो यहाँ पर आप आँख मूंद के लगा सकते हो 0, और अगर 0 नहीं आ रहा तो कई बार क्वेश्चन ऐसे तक बन जाता है, जैसे 8, 5, 4 × 2, 8, 5, इस तरह से। अब यहाँ पर 0 कैसे? ये 4 5 6 20 हो जाता है, और 20 में क्या होगा? 0 आ जाता है। यानी हमने देखा कि यहाँ 0 बनाना है तो हमने इन दोनों संख्याओं का क्या कर दिया? मल्टीपल कर दिया, गुना कर दिया। 4 और 5 का 0 बन गया, तो इकाई का अंक हो गया। यानी इकाई के अंक के लिए अंतिम 2 अक्षरों को अगर हम गुना कर दे तो उसका जो भी इकाई का अंक होगा वही उसका इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए होंगे। आगे देखते हैं यूनिट डिजिट में और क्या क्या है। तो ये तो मैंने नॉर्मल सी बात की। दिक्कत यहाँ नहीं आती है। दिक्कत कहाँ आती है? इसमें भी इंक भरना। जब घात हो, घातांक वाले क्वेश्चनों में दिक्कतें आती हैं। घातांक वाले क्वेश्चन कैसे? जैसे पहला उदाहरण लिख दिया इस तरह से, जैसे 2 की घात
256 लिख दिया। अब यहाँ पर बोल दिया का इकाई का अंक है, इकाई का अंक है कि इन संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा। 2 की घात 256 इसका इकाई का अंक। तो देख लो, कुछ मत करना, यहाँ इस तरह से दे रखा है कि 2 की घात 256 इसका इकाई का अंक क्या होगा। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल रामबाण इसके नियम समझ लीजिए या धर्म समझ लीजिए, बहुत आसान से है। क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में नियम कौन कौन से बन जाते हैं। तो पहला नियम तो ये बोलता है कि जो मैं इसके कारण भी बताऊंगा, ये जो 256 लिखा है ना, घात को 4 से भाग दे देंगे, भाग देंगे। पहला नियम घात को 4 से भाग देंगे। तो घात के बाद में क्या बचेगा, तो शेषफल बचेगा। भागफल से कोई मतलब नहीं है। भाग देने के बाद में क्या बचेगा, शेषफल। शेषफल आपके पास में क्या क्या बच सकता है, 0, 1, 2 और 3, यही बच सकता है। 4 नहीं बच सकता, क्योंकि 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 तो क्या कर देगा, उसे डिवाइड कर देगा, तो 4 तो नहीं बचेगा। 0, 1, 2, 3 बचेगा। अगर शेषफल 0 बचा तो क्या होगा, चौथी घात लेते हैं, चौथी घात लेते हैं, चौथी घात। और बाकी 1, 2, 3 अगर बचता है तो इसमें कोई घात लेने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद में क्या हो जाता है, हमारा इकाई का अंक निकल आता है कि उस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा। देखो, सबसे पहले 4 से भाग देने के पीछे रीज़न क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ भाग देने के पीछे रीज़न। पहले मैं इसका आंसर निकाल दूँ, इसका सॉल्यूशन समझ लीजिए। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है हमें, 2 की घात 256। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो सॉल्यूशन है इसमें यहाँ पर जो घात है, इस घात में 4 से भाग दूंगा, तो 256 इसमें मैं 4 से भाग दूँ। भाग देने से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ शेषफल से मतलब है। और 4 के विभाजिता का नियम अगर आपको याद होगा, तो 4 के विभाजिता में आप लास्ट के 2 अंक में भाग देकर देख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो पूरे में भाग देकर भी दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इस 56 में भाग दूं या 256 में भाग दूं, तो मुझे भागफल तो नहीं, लेकिन मुझे चाहिए क्या, शेषफल। और शेषफल कितना बचेगा, 0। अगर शेषफल 0 बचता है तो चौथी घात को लेते हैं, चौथी घात को लेते हैं, यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4, और 2 की घात 4 का मान कितना हो जाता है, 16। यानी यहाँ पर इकाई का अंक या मेरा जो आंसर हो कितना हो जाएगा, 6। 6 इज़ द राइट आंसर। 6 इस प्रश्न का बहुत सही आंसर है। आप दूसरा उदाहरण इसका यूँ भी समझ सकते हो, जैसे 257 इस तरह से लिख दिया, और इसकी घात 3893 इस तरह से मैंने लिख दी। 3 की जगह मैं 4 लिख देता हूँ। 4 का इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक होगा। क्या होगा इसका इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक निकालेंगे। देख लो क्या करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि जो घात है, इस घात को लेंगे 3894। आपको यहाँ भी लेने की ज़रूरत नहीं और ये पूरी घात लेने की भी आवश्यकता नहीं। आप चाहो तो पूरी भी ले सकते हो 3894, या फिर लास्ट के 2 अंकों को लेकर 4 से भाग लगा दो। पूरा भी ले सकते हो या लास्ट के 2 अंकों को भी लेकर 4 से भाग लगा सकते हो। अगर 4 से भाग लगाऊं तो यहाँ पर कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पर कटने के बाद में 14, 12, यानी जो शेषफल बचेगा, शेषफल आप भाग लगाते रहिएगा, शेषफल बचेगा तो 2 शेषफल आएगा। और यहाँ पर लिखा है 270, हमें सिर्फ इकाई के अंक से लेना देना है, यानी 7 की घात 2। हमें क्या चाहिए, इकाई का अंक। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 257 इस पूरे की घात 2, और हमें अगर इकाई का अंक ही चाहिए तो 7 की घात 2 लिख दे, जिसका मान 7 7 49, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 9। यहाँ भी इकाई का अंक कितना आ गया, 9। 9 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो ये समझ लो। कारण के लिए समझ लो, जैसे 2 की घात 1 है, इसका मान 2 होता है। 2 की घात 2 का मान कितना होता है, 4। 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8। और 2 की घात 4 का मान कितना होता है, तो आपको हो गया 16। 2 की घात 5 का मान कितना होता है, 32। और 2 की घात 6 का मान कितना होता है, 64। 2 की घात 7 का मान कितना होता है, 128। और 2 की घात 8 का मान कितना होता है, 256। अब देखो, अगर मैं इसे मान लूँ तो इसके बाद में हर चौथी घात, क्योंकि इसका मान देखो 1 2 3 4,
हर चौथी घात अपने इकाई के अंक को क्या करती है, रिपीट करती है। जैसे मैंने इसको मान लिया तो इसके बाद में इसकी चौथी घात 1 2 3 4, चौथी घात क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। यानी हर चौथी घात के बाद में इकाई का अंक अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। आप 2 पर ही नहीं, आप 3 पर भी चेक करके देख सकते हो। देखो मैं आगे और भी चीज़ बता रहा हूँ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन, अब 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो इसके नियम समझ में आए होंगे कि 4 की घात से ही हम क्यों भाग देते हैं। आप चाहो तो इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन में और बना दो इस तरह से 3 3 2 4 5। अब यहाँ पर 3 9 5 8 मैंने लिख दिया का इकाई का अंक, इकाई का अंक है। आप इसे समझ लीजिए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। मैं आपको बता दूं एक नियम, छोटा सा एक नोट, यहाँ पर एक तीसरा नियम लिखना था, उसे मैंने लिखा नहीं। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक, जो संख्या है, संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक कौन कौन सा हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, ये 4 अंक ऐसे हैं जिनके इकाई के स्थान वही होते हैं, या इकाई का अंक नहीं बदलता, मतलब इनमें इकाई का अंक नहीं बदलता। और जब इकाई का अंक नहीं बदलेगा तो यहाँ तो 5 आ गया, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 5 ही हो जाएगा। ऐसे भी प्रश्न बन जाते हैं। मैं आप देखो मिक्स क्वेश्चन दूंगा। जैसे मैंने कुछ एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे 3 9 8 5 6, यहाँ पर लिख दिया 2 4 9 8, कुछ भी लिख दिया, का इकाई अंक है, इकाई अंक है। अब क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि 6 है और इसमें इकाई का अंक जब 6 है ना, तो इसका इकाई का अंक या इसका आंसर कितना होगा, 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि 0 1 5 6 ये 4 संख्या ऐसी है जिसका इकाई का अंक कभी नहीं बदलेगा, यानी सेम टू सेम रहेगा। तो इकाई का अंक बिल्कुल नहीं बदलेगा, कैन नॉट बी चेंज ऑफ एनी पावर, मतलब इसकी घात कितनी भी हो इसका मान बिल्कुल नहीं बदलेगा, जैसा मान है वैसा का वैसा ही रहेगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर 1 हो तो 1 का मान 1, 11 लिख दिया तो 121 हो गया, तो भी देखो इकाई का अंक 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पर मैं 121 या फिर कुछ भी लिख दूँ 1 2 3, और इसकी घात यहाँ पर मैंने फिर से 2 लिख दी, तो 1 2 3 1 2 1, यहाँ पर भी। यानी अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक या कुछ भी आप देख सकते हो, 31 है, 41 है, 51 है, इनके सब में इकाई का अंक एक ही आएगा। अगर किसी संख्या में 0 हो तो भी पावर आप, मतलब कितना भी मान हो उसे आप देख सकते हो। जैसे एक उदाहरण में लिख देता हूँ 3 9 8, इसकी पावर लिख दी मैंने 2 4 8 का इकाई अंक होगा। अब क्या होगा यहाँ पर इकाई का अंक, तो मैंने कहा कि जो घात है इसमें 4 से भाग लगाता हूँ, तो मैं सिर्फ लास्ट के दो अंक लेता हूँ, इसमें 4 से भाग लगा देता हूँ, पूरा भाग चला जाता है और शेषफल क्या है, 0 बच जाता है। तो यहाँ पर 8 की चौथी घात लेंगे। अगर 8 की चौथी घात लेना है यानी 8 × 8 × 8 × 8, 8 को 4 बार, 8 8 64, यहाँ पर भी 8 8 64, और यहाँ 4 और 4 का गुना कर देंगे तो 4 चौक 16, और 16 में सिर्फ कितना आया, 6, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इकाई का अंक आप समझ पाए होंगे और अब इकाई का अंक निकालना आसान हो गया होगा। एक आध क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ जो थोड़े से इसमें थोड़े टफ से जाते हैं, जो गुना वगैरह में आ जाते हैं। जैसे कई बार प्रश्न बन जाता है इस तरह से क्वेश्चन, जैसे 56 की घात या 26, इसकी घात 2 5 9 प्लस 9 5 8, इसकी घात 2 6 4 प्लस
3 या फिर -264 इसकी पावर या 5 लिख दूं इसकी पावर 26 का इकाई अंक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे? अगर पूछने वाला अगर बना सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और अभी तक आए हैं एग्जाम में, तो अभी तक अगर आए हैं ये क्वेश्चन तो इसे कैसे करना है? जैसे यहाँ पर देख दिया है इसकी पावर इतनी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो घात है ना 59 जो घात है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं और 59 घात में अब मन ही मन आपको 4 से भाग दे देना है, आपको नहीं बताकर करना है कैसे करना है। पर अगर मैं यहाँ 4 का भाग दूँ तो यहाँ पर देखो 4 एकम 4 बचेगा 1 और यहाँ पर कितना बचेगा, तो मुझे पता है शेषफल 3 बचेगा। तो आप इतना कुछ ना करते हुए 6 की पावर 3 प्लस, क्योंकि आपको सिर्फ घात तक जाना है और आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंसर लेकर आना है। यहाँ पर 8 लिखा है, आप भाग देकर देख लीजिए पूरा पूरा चला जाता है, 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो शेषफल है ना, शेषफल 0 बचेगा। किसमें? इसमें शेषफल 0 बचेगा। यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, तो शेषफल यहाँ पर 3 बच रहा है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 जैसा का वैसा। आप यहाँ पर देखो, यहाँ इकाई का अंक 6 है, आप 6 को जैसा का वैसा लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही लिखवा चुका हूँ कि 0, 1, 5 और 6 ये 4 संख्या ऐसी है जिसका इकाई का अंक कभी नहीं बदलता है, चाहे घात कुछ भी हो। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर देखो ये संख्या 6 जैसी की वैसी है, और ये 6 से अगर घटाऊंगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। 8 की घात 4 है, 8 की घात 4 का मान कितना हो जाता है, तो 8 को 4 बार लिखना है, तो 8 8 8 8 8 64 और यहाँ भी 8 64, यहाँ 4 चौक 16 के 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7। इवन एग्जामिनर ने ऐसा ही नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनाए हैं, जैसे इस तरह से भी क्वेश्चन बने हैं। 396 की पावर 285 इंटू 253 की पावर 87 इंटू 395 की पावर 81 का इकाई अंक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो ये प्रश्न बेहद आसान सा है। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस प्रश्न को करेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, मैं कहता हूँ इस प्रश्न को सिर्फ देख लो। यहाँ कितना है, 6 है, और यहाँ कितना है, 5 है। इन दोनों का जब गुना करूँगा ना, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा और इकाई का अंक क्या बन जाएगा, 0। यानी संख्या का गुना भले चाहे उसके कितने मल्टीपल हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर एक बार संख्या में गुना अगर 0 हो गया ना, तो याद रखना कि संख्या 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। क्यों? आप चाहो तो निकाल कर देख भी सकते हो। यहाँ पर तो पता है कि यहाँ पर 6 आने वाला है, सॉल्यूशन देख लो। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पर आप घात लगा भाग में, या जो 87 है इसमें 4 से भाग दे देंगे, तो कितना बचेगा, शेषफल। शेषफल बचेगा यहाँ पर 3, आप भाग लगा कर देख सकते हो। तो 3 की घात 3 इंटू 5, क्योंकि यहाँ 5 जैसा का वैसा है। और इन दोनों का अगर मैं गुना करूँ ना, तो कितना हो जाएगा, 30 गुणित 3 की घात 3। अब क्या फ़र्क पड़ता है, जब यहाँ 0 आ गया है, तो आप फिर भी देखना चाहो तो देख लो, क्योंकि ये 0 आ चुका है और अब 0 के लिए आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 गुणित ये 3 तिरका या 9, या फिर हो जाएगा 27, 27 3 81 300 810। यानी यहाँ से भी लिया आया मैं कि इकाई का अंक कितना हुआ, 0। तो हमने देखा कि यहाँ से जब संख्याएं दिख चुकी है हमें, क्योंकि इसे कहते हैं जल्दी से करना, प्रश्न को देखना और समझना और डायरेक्टली कर देना। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बने हुए हैं एग्जाम में, आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को कर सकते हो, लेकिन कई बार 8 4 1 इसकी पावर 3 8 9, मैं कोई क्वेश्चन को देख कर नहीं ले रहा हूँ या किसी बुक से नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मेरे दिमाग में आ रहा है ऐसे क्वेश्चन बना रहा हूँ। और एग्जामिनर भी इन क्वेश्चनों को बिल्कुल किसी बुक से नहीं उठाता है। 297 की पावर 493 प्लस 265 की पावर
814 इधर उतार लिया होगा, इंटू 269 की पावर 28 का इकाई अंक होगा। अब हम लोग दिमाग लगा रहे होंगे इस क्वेश्चन के लिए कि कैसे इसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, बस यहाँ कहीं भी ज़ीरो बनने का कोई रोल नहीं बन रहा है। ये एक है, नज़र आ गया सॉल्यूशन में। जो हमने पहले पढ़ा है उस चीज़ पर अगर ध्यान देंगे तो ये एक जैसा का वैसा। साथ है यहाँ पर लास्ट में भाग देकर देखेंगे तो यहाँ 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 3 12, 1, यानी यहाँ पर 7 की घात 1 प्लस यहाँ पर 5 जैसा का वैसा इंटू, क्योंकि यहाँ पर 5 अंक नहीं बदलेगा, 9 है यहाँ पर तो भाग लगा कर देखेंगे 9। अब आपने देखा होगा कि देखो 7 जैसा का वैसा और प्लस इन दोनों का गुना करेंगे तो 9 5 45, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, इकाई का अंक कितना आ गया 2, यानी आंसर यहाँ पर कितना आ गया 2। तो देखा कितनी सावधानी के साथ में और कितनी आसानी से हमने इकाई के अंक को समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैथ्स के अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये तो था इकाई का अंक। अगला है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी संख्या में भाग दे देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि 25 में मुझे 3 का भाग देना है तो कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा, 24 बचेगा कितना है 1। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 8 गुणित 1/3 या 8 से ही 1/3। इसको और क्या लिखा जा सकता है? तो 8 धन 1/3 आप इसको लिख सकते हो। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये शेषफल को बता रहा है, तो यहाँ पर देख लो ये जो भिन्न है ना, भिन्न में आप देखोगे 1/3, तो ये क्या है? शेषफल है। कभी भी आपसे पूछ ले कि हमेशा सही बटे में कैसे लिखा जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है जिसे हम 1 धन या 1/3 लिखते हैं, और यही आपका क्या है? शेषफल है या रिमाइंडर है। रिमाइंडर को आप और क्या समझते हो? तो देखो रिमाइंडर यानी जिस संख्या से या जिस भी चीज़ से हम, जैसे जो भाजक होता है उस भाजक से उसका मान हमेशा कम होना चाहिए। भाजक क्या है? 3 भाजक है जिसने 25 को डिवाइड किया है। अब यहाँ से देखो इसको मैं क्या क्या कह सकता हूँ, ये 1/3 है, 1/3 रिमाइंडर है। अगर मैं वहीं के वहीं इसे लिख देता तो आप कहते कि 25 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक रिमाइंडर तो 1 आ जा रहा है, 8 3 24। लेकिन अब ये रिमाइंडर कैसे? तो हम एक ही चीज़ पढ़ते आए अभी तक कि 3 का पहाड़ा, जैसे अगर ये लिखा है ना ऐसा 25/3, हम आज तक यही पढ़ते आए 25/3 कि 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 25 से ज़्यादा ना जाए। तो देखो 3 का पहाड़ा 8 बार 24 आता है, तो बचेगा कितना? 1। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आ गया, यानी धनात्मक रिमाइंडर 1 आ गया। लेकिन वहीं के वहीं मैं विपरीत कह दूं कि 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 25 से अगली संख्या तक चला जाए, तो 9 3 27 या 3 9 27। तो 3 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ो तो 27 आ जाता है। 27 ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हुआ? तो बोले -2, 27 में से 2 घटाना पड़ेगा। तो रिमाइंडर कितने प्रकार के हो जाएंगे? धनात्मक और ऋणात्मक। तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक, इसका उपयोग मैं बताऊंगा धनात्मक, और पहला तो धनात्मक होता है और दूसरा रिमाइंडर होता है ऋणात्मक। पहला धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक रिमाइंडर होता है, यानी दोनों रिमाइंडर होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इन दोनों रिमाइंडर, अब ध्यान से देखोगे ना तो इन दोनों रिमाइंडरों का जो योग है वो 3 के बराबर होगा। अब कुछ महान अनुभवी लोग क्या करेंगे? बोले ये तो नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये घटने पर 1 आ जाएगा, -1। तो -1 नहीं करना है,
इनके चिन्हों को नहीं लेना है, लेकिन ये 2 इसके माइनस को छोड़ दे तो ये 2 और ये 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आपको दूसरी चीज़ ये भी याद रखना है कि धनात्मक और ऋणात्मक, जो धनात्मक प्लस ऋणात्मक रिमाइंडर है, इसका जो मान है ना भाजक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? भाजक के बराबर, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं उसके बराबर होता है। अगर एक रिमाइंडर आपको पता हो तो आप दूसरा रिमाइंडर क्या कर सकते हो? इजीली निकाल सकते हो। देखो मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक उदाहरण ले लूँ इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि मुझे किसी भी संख्या, वो संख्या कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी भी संख्या हो। जैसे मैंने ले लिया मैंने 70। अगर मुझे यहाँ पर 8 से भाग देना है तो अब मैं कहूँगा कि रिमाइंडर क्या होगा। तो 70 का पहाड़ा एक बार ऐसा पढ़ो कि इसके आसपास जाए। तो देखो अब इसका फ़ायदा कहाँ होने वाला है और नुकसान कहाँ होने वाला है ये। तो देखो 8 8 64 होता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया? 6 पॉजिटिव होगा, क्योंकि 8 8 64 और 70 बनाना है तो 2, क्योंकि 70 बनाने के लिए 6 की आवश्यकता है। यहाँ पर एक नेगेटिव रिमाइंडर भी लेकर आना है, तो कैसे लेकर आएंगे? तो 9 8 72 या 8 9 72, तो 8 9 72 होता है। तो देखो ये कितना ज़्यादा है? तो 2 ज़्यादा है, तो इसको नेगेटिव रिमाइंडर, इन दोनों का योग 8 के बराबर है। अब क्या होगा, इन प्रश्नों का महान या बहुत अच्छे जगह यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा उसे भी देख लेते हैं। ये मैंने रिमाइंडर यहाँ पर इस तरह से ले लिया। अब इन दोनों का योग भी मैंने भाजक के बराबर बता दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर धनात्मक ऋणात्मक कैसे होते हैं और ये भाजक के बराबर कैसे आएंगे। तो दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। $1517 गुणित 30 29। अगर मैं इसको 15 से भाग दूं तो अब मुझे बताना है कि शेषफल क्या होगा। शेषफल होगा ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने कहा कि अब इसमें शेषफल क्या होगा। सॉल्यूशन समझ लीजिए इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन। अब देखो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर को लूँगा, और अगर मुझे आवश्यकता ना हो तो रिमाइंडर नेगेटिव लूँगा। और याद रखना कभी भी आंसर ऐसी कंडीशन में हमेशा धनात्मक ही दिया जाता है, धनात्मक ही होता है। ठीक, आंसर धनात्मक। मैं बता दूंगा धनात्मक कैसे, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर को ही आंसर बनाया जाता है। वैसे तो कक्षा 10वीं तक ये होता है, लेकिन 10वीं के बाद में 11वीं 12वीं से रिमाइंडर को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बनाए जाते हैं। मैं यहाँ 15 से भाग दूंगा तो 15 से ये तो कट जाएगा, 1500 बचेगा कितना? 17। तो 15 एकम 15, लेकिन यहाँ रिमाइंडर कैसा बचा? 2 बचा। तो ये 2 कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। अब मैं यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर नहीं लूँगा। अगर नेगेटिव रिमाइंडर लेता भी हूँ तो मैं इसमें से घटा दूँ तो मुझे -13 लेना पड़ेगा, या फिर 15 दूनी 30 लेकर उसमें से इसको घटाऊँगा 17 को, तो कितना बचेगा? -13 बचेगा। यहाँ पर देखो 15 दूनी 30, 29 बचा है। तो देखो 15 एकम 15, अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लेता हूँ तो 14 रिमाइंडर बचता है मेरा, और अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा? -1। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं इतनी बड़ी संख्या का गुना करूँ और फिर 15 का भाग लगाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये संख्या इतनी ही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या होती है। मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा इसके बहुत सारे, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसमें बहुत टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ से मैं रिमाइंडर 2 लेकर आया हूँ पॉजिटिव, और यहाँ रिमाइंडर कैसा है? नेगेटिव। तो जो रिमाइंडर मुझे एक्चुअल में लगेगा, हम ऐसे रिमाइंडर को लेंगे जो हमारे प्रश्नों को जल्दी लेकर आए।
तो संख्या छोटी करनी थी हमें, तो हम छोटी संख्या कर चुके हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 2 और यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर कितना है -1 डिवाइड अपॉन 15। अब देखो जो प्रश्न इतना बड़ा था उसको मैंने इतना सा कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ -2/15। और मैंने यहाँ पर एक चीज़ बता दी थी आप लोगों को कि जैसे ये 1/3 है, जैसे 1/3 तो ये खुद एक क्या है रिमाइंडर है। अगर ये एक रिमाइंडर है तो यहाँ पर भी क्या है ये भी रिमाइंडर है, तो 2 क्या है शेषफल है, शेषफल। और शेषफल कैसा है तो हम कहेंगे ऋणात्मक है। और मैंने कहा कि शेषफल हमेशा या फिर आंसर हमेशा कैसा देना है धनात्मक होगा। तो धनात्मक के लिए जो भाजक होता है ना इसमें धनात्मक प्लस ऋणात्मक ये दोनों होते हैं। और अगर मुझे आंसर करना हो तो मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि इस 15 में से ऋणात्मक को घटा दूँ तो धनात्मक बचेगा मुझे। धनात्मक रिमाइंडर कैसे बचेगा क्योंकि ऋणात्मक तो धनात्मक, क्योंकि धनात्मक ऋणात्मक का जो मान है इस भाजक के बराबर होगा, इसके बराबर होगा तो इसको घटा देंगे ऋणात्मक को, तो धनात्मक आंसर बच जाएगा। समझ में आया होगा। मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ इसी बिहेव पर। अभी रिमाइंडर ख़त्म नहीं हुआ है, रिमाइंडर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे पढ़ाने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे की क्लासेस चाहिए, तब जाकर रिमाइंडर बहुत अच्छे से ख़त्म होगा। लगभग आधी से ज़्यादा जो संख्या पद्धति है आधी से ज़्यादा रिमाइंडर थ्योरम पर हो जाती है कंप्लीट, क्योंकि हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम ठीक से पढ़ा नहीं है तो इस वजह से नहीं हो पाती है। जैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया कुछ इस तरह से, अब आपसे पूछ लिया ये इतना बड़ा सा एक प्रश्न है और आपसे बोल दिया कि रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान देना है इस प्रश्न में, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर 75 और यहाँ पर कितना है 100 है। मैं अगर इस 75 से 100 को काट दूँ तो कितने बार कट रहा है 3 बार कट रहे हैं। याद करना कि मैंने भाग इन दोनों को किससे लगाया है 25 से। 25 से इसको काटा है, 25 से इसको काटा है। तो देखो पहली तो चीज़ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ सॉल्यूशन में 25 से भाग देने पर। अब ये मैंने क्यों लिखा है सिर्फ दिखाने के लिए कि 25 से मैंने अभी भाग दिया है, मैं बाद में इसी 25 से गुना भी करूँगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर मेरा उसके सापेक्ष नहीं आएगा। ये 3 है और यहाँ पर संख्या बच जाएगी कितनी 4। ठीक, अब मुझे यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर लेकर आना है। एक मिनट, इस प्रश्न में बहुत छोटा प्रश्न हो जाएगा, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्योंकि 4 से भाग देंगे तो प्रश्न बहुत छोटा हो जा रहा था, 25 से भाग दे देंगे तो
इस संख्या को भी मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा और इस संख्या को ठीक यहाँ पर मैं 772 लिख देता हूँ, या फिर मैं इस संख्या को 772 ना लिखते हुए 72 लिख देता हूँ। ठीक, अब 100 से। अब प्रश्न थोड़ा सा कठिन हुआ, बिल्कुल, अब प्रश्न बिल्कुल कठिन हुआ। अब यहाँ पर भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो कितने बार 4 से कटेगा, 4 से कितना बार 18 बार, और ये 4 से कटेगा कितने बार तो 25 बार। ये प्रश्न अब थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो देखो हमने पहली बार क्या किया, पहली बार किया 4 से भाग देने पर, भाग देने पर। अभी 4 से भाग दिया है, लास्ट में हम 4 से क्या करेंगे, गुना भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भी भाग दिया है। तो 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर अब 25 का पहाड़ा हम यहाँ पर भाग देंगे। तो प्रश्न हमारे पास में क्या बचा, 1423 इंटू 1897 इंटू 2023 और यहाँ पर 1273 इंटू 18। इसमें अब मैं 25 से भाग दूंगा। अब मुझे जो रिमाइंडर एक्चुअल लगेगा मैं उस रिमाइंडर के पास जाऊंगा। यहाँ अगर मैं भाग दूंगा तो देखो ये 1400 अगर कोई संख्या होगी वो तो कट जाएगी, लेकिन ये 23 कटेगा क्या, नहीं 23 नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर 23 से ही कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो डायरेक्टली मैं यहीं से नेगेटिव रिमाइंडर 2 ले लेता हूँ। यहाँ पर अगर 97 तक जाऊँगा तो 97 तक तो मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर कितना ज़्यादा है तो ये नेगेटिव जाएगा। कितना जाएगा 3, क्योंकि ये 1900 के पास में है और 1900 2500 से डिविजिबल है, लेकिन 1897 नहीं है क्योंकि 3 की कमी है, तो उतना ही रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर भी 2000 कट जाएगा, लेकिन 23 नहीं कटेगा, तो 2 रिमाइंडर बचा हुआ है। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर ये 1200 तो कट जाएगा, लेकिन जो 73 है यहाँ पर भी नेगेटिव 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और ये जो 18 है, इस 18 के लिए आप एक तो 18 पूरा पॉजिटिव रिमाइंडर ले सकते हो, नहीं तो आपको पता है कि रिमाइंडर नेगेटिव 7 भी लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 18 में 7 की कमी है कि 25 के बराबर हो जाए। अब देखो पूरे रिमाइंडर कैसे हो गए, नेगेटिव हो गए। तो देखो -2 -3, जहाँ मुझे इतनी बड़ी संख्या का, क्योंकि इस संख्या का मैं गुना करता तो एक बहुत बड़ी संख्या आती और उसमें भाग देता। तो देखो -3। अब देखो इसमें माइनस को हम कैसे हटाएंगे, माइनस और माइनस का गुना किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 गुणित 7। ठीक है, 24 गुणित 7 बचा है और नीचे क्या है 25 है। अब 24 गुणित 7 बचा है, नीचे है 25। रिमाइंडर अभी डायरेक्टली नहीं लेना है, पहले इसका गुना करना है। गुना करने के बाद में हम रिमाइंडर नेगेटिव ही लेकर आएंगे, क्योंकि बार बार संख्याओं को काटना नहीं है। तो देखो 7 चौक 28 के 8 बचेगा कितना 2, 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा। अब 25 का भाग लगा देंगे, नेगेटिव है। ये पूरा रिमाइंडर कैसा है, नेगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं भाग लगा दूंगा तो भाग कितने बार जाएगा, तो 150 बार जाएगा, मतलब 150 तक जाएगा। 25 छंग 150, 150, बचेगा कितना 18, और 18 भी कैसा बचेगा, नेगेटिव बटे 25। अब 18 तो कट गया। अब देखो मैंने कहा कि हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर की ही ओर चलना है, तो धनात्मक रिमाइंडर लेकर आएंगे, धनात्मक, क्योंकि आंसर ऋणात्मक नहीं दिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर को देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 25 में से इसको घटा देंगे तो बचेगा कितना 7 बटे 25। ये हमारा आ गया क्या, पॉजिटिव रिमाइंडर। अब पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया, इसके बाद में क्या करेंगे, ये रिमाइंडर आंसर तो हमारा यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन एक्चुअल आंसर नहीं। आप इस प्रश्न को देखोगे तो ये 7 रिमाइंडर आ चुका है, लेकिन किसके सापेक्ष आया, 25 के सापेक्ष। हमें रिमाइंडर किसके सापेक्ष लाना है, 100 के सापेक्ष। तो 100 बनाने के लिए जहां हमने जिस 25 बनाया था, यानी 4 से भाग दिया था, अब इसी 4 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 4 से इसको भी गुना कर दो और 4 से इसको भी गुना कर दो। गुना करेंगे तो 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28।
यानी अब हमें समझ में आया कि जो आंसर है कि इस पूरी संख्या को अगर हम 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 28। इस तरह से हमने देखा कि रिमाइंडर कैसा आया, 28 रिमाइंडर आया। आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हो, आप इस क्वेश्चन को एक तरह से यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखो मैं बताता हूँ कि इसे डायरेक्टली कैसे कर सकते थे। -24 है इंटू 7 डिवाइड अपॉन 25। आप देख रहे हो कि यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव नेगेटिव है, और नेगेटिव कितना है, 24 है। हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हमें पता है कि नेगेटिव आ चुका है। कितने की कमी है इसमें, तो हम कहेंगे कि इसमें कमी काफ़ी है। इस नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकाल के आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, परंतु उसे छोड़िएगा क्योंकि क्वेश्चन मेरे सामने अभी बहुत सारे हैं और बहुत लंबा सा वीडियो हो जाएगा, आप देखते रहिएगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जैसे कुछ फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं रिमाइंडर को लेकर। जैसे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डेस 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 फैक्टोरियल 1000 तक लेकर गए। अगर इस संख्या को 6 से डिवाइड करूं तो शेषफल होगा। क्या शेषफल होगा इस प्रश्न का, जरा सोचिए आप लोग और निकालने की कोशिश कीजिए कि इस संख्या को डिवाइड करने पर शेषफल होगा। देख लीजिए सॉल्यूशन। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको इंडिविजुअल कर दूँ तो फैक्टोरियल 1/6, फैक्टोरियल 2/6 प्लस फैक्टोरियल 3/6, फैक्टोरियल 4, यहाँ पर 4 जरूर लिख लेना, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 फिर प्लस, ठीक। और इस तरह से जाकर आगे आप देख सकते हो फैक्टोरियल 1000 डिवाइड अपॉन 6। सॉल्यूशन देखिए, अगर मैं फैक्टोरियल 1 का मान देखूं तो 1/6 प्लस यहाँ पर अगर देखें तो ये फैक्टोरियल 2 लिखा है तो इसको 2 × 1/6, इसको लिख सकते हैं 3 2 × 1/6 प्लस 4 3 2 1 बाय क्या हो जाएगा 6। और इस तरह से फैक्टोरियल 1000 डिवाइडेड अपॉन 6। मैंने आगे क्यों नहीं लिया अभी रीज़न बता दूंगा। यहाँ पर 3 दूनी 6 कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ कट जाएगा और हमें क्या बचाना है, शेषफल। तो यहाँ शेषफल बचेगा क्या, नहीं बचेगा। यहाँ पर देख लो ये 4 रह गया लेकिन ये तो 6 कट रहा है, यानी 3 के बाद में जो चौथा फैक्टोरियल था उसमें 3 और 2 या 2 और 3 ऑलरेडी इंक्लूड था और उसके मल्टीपल बन जा रहे थे। तो 3 में बने, 4 में बने, आगे 5 में बनते, 6 में बनते, 7 में बनते, तो ऐसे 1000 तक सबके फैक्टोरियल बनकर ये क्या हो जाता है, नीचे जो 6 है ये कट जाता है। इतना तो कट गया तो यहाँ पर देखो 1 + 6 2 + 6। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि काट दे, काटना नहीं है, काट के गलती नहीं करना है। यहाँ पर 6 दोनों के हर समान है, अंशों को जोड़ देंगे 3, आंसर हमारा यहीं पर ही आ जाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बहुत अच्छी संख्या दिख रही है, बोले 1/2 बना दें। कोशिश नहीं करना है और ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। ये 3 है, हमें 6 से, क्योंकि वही दिया हुआ क्वेश्चन में कि 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। आंसर 3 आएगा। ये मत करना कि इसको काट के और छोटा कर दे और 1/2 में आंसर 2 लगा दिया, ये गलत आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी इससे बन जाते हैं। तो आई होप कि ये छोटा सा सेशन था जिसमें हमने 2 चीज़ें देखी। पहली तो रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा यूनिट डिजिट। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और अगर गणित में कोई दिक्कत हो या आपको लगता है कि गणित के मैं लगभग सभी वीडियो लेकर आऊँ, तो आपका सिर्फ एक फ़र्ज बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि
YouTube पर बने रहने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें तो इसे लाइक कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। और मैं बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें अभी तो सिर्फ आप लोगों के लिए, जैसे मैंने ज्योग्राफी के कुछ वीडियोस डाले हैं, मैथ्स का ये पहला लेक्चर है जिसे मैंने थोड़ा सा बड़ा शूट किया है। और अगर आपको लगेगा कि पूरी मैथ्स अच्छे से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि हाँ मैथ्स पढ़ना है। मैथ्स के लगभग सभी वीडियोस लेकर आपके लिए ज़रूर आऊँगा। ओके, थैंक यू।